एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसमें से ज्योग्राफी सेक्शन चैप्टर नंबर 5 डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर में बताया गया है कि हर एक टाइम पे जब इंसान का ओरिजिन हुआ तब से लेके अब तक की टाइम की बात करें तो इंसान ने अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस किया है। कुदरत के द्वारा भी ये प्रॉब्लम्स बनाई जाती हैं और परिस्थितियां बदलने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स जो है आ जाती हैं। आज का जो इंसान है वो खुद एक स्लेव बन चुका है। बहुत सारे खतरे उसके आसपास मंडरा रहे हैं क्योंकि वो जो घटनाएं हो रही हैं वो उसने खुद स्थापित की है, उसकी अपनी करने की सजा उसे मिल रही है। ये जो खतरे हैं जो इंसान की वजह से पैदा हुए हैं आज की डेट में वो बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब उनका जो स्केल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो खतरे हैं, ये डेंजरस एक्सीडेंट्स जो होते हैं, इनको हम डिजास्टर्स बोलते हैं। डिजास्टर छोटे स्केल पे भी होते हैं और बड़े पैमाने पे भी होते हैं। तो डिजास्टर को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक है नेचुरल डिजास्टर और एक है मैन मेड डिजास्टर। तो चलिए पहले मैं आपको नेचुरल डिजास्टर के बारे में जो तस्वीरें हैं वो दिखा देती हूँ। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये है अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक जो है वो एक पहला नेचुरल डिजास्टर के तरीके से माना जाता है। फिर है ये तस्वीर वॉल्केनिक इरप्शन की। ये आप देख सकते हैं सुनामी का एग्जाम्पल। यहाँ पर फ्लड्स हैं, ये साइक्लोन्स होते हैं। ये लैंडस्लाइड का एग्जाम्पल है। उसके बाद मैंने और दिखाया है, इसे हम बोलते हैं, आप लोगों के लिए नया होगा, एवलांचे। कहने का मतलब जब बर्फ जो है पहाड़ से नीचे एकदम से गिर जाती है और वैसे ही सूखा पड़ना, ये सब नेचुरल डिजास्टर के अंदर आ जाते हैं। मैनमेड डिजास्टर की बात की जाए तो उसके अंदर बॉम्ब एक्सप्लोजन, टेररिज्म, सिविल वॉर, देश के अंदर लोगों के बीच में वॉर, पॉइजनस गैस जो है, केमिकल्स जब लीक करते हैं, उसके अलावा डैम्स जब टूट जाते हैं वो भी एग्जाम्पल आ गया। एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन हो गया। या हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई बीमारी फैल जाना, जैसे रिसेंट में कोविड फैला था, वो सब मैन मेड डिजास्टर के अंदर हो सकते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया है कि जो डिजास्टर्स हैं, जो खतरे हैं, जो तबाही मचाते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल डिजास्टर और इंसान के द्वारा स्थापित किया गया मैन मेड डिजास्टर, और दोनों ही हमारी जिंदगी को बहुत बड़े पैमाने पे इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात बताऊं, ये अर्थक्वेक की, वॉल्केनिक इरप्शन की, ये छोटे से पीरियड में होते हैं लेकिन इतनी ज्यादा तबाही मचा देते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। वैसे ही सुनामी की अगर बात की जाए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं समुद्री तट के पास आती हैं, ये एक ही बारी में जो बहाव आता है, इतने लाखों लोगों की जिंदगियां जो है इसमें चली जाती है। फ्लड्स की बात करें, बाढ़ की बात करें, साइक्लोन की बात करें, इससे भी जान माल का नुकसान होता है, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं। एक भोपाल के अंदर ना गैस ट्रेजेडी हुई थी, रात को लोग सो रहे थे और भोपाल के अंदर एक गैस की लीकेज हो गई थी जिसकी वजह से बहुत लोग जो है सोते सोते ही मर गए थे। उसके बाद बहुत सारी बीमारियां वहां फैल गई थी। वैसे ही यूएसए के अंदर भी बहुत सारे, जैसे अगर बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है उससे भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार डिजास्टर्स से अपने आप को सेव करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सेफ्टी का मुद्दा। इसीलिए हम ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जाए, कि आप सेफ्टी और प्रोटेक्शन किस तरीके से अपना सकते हैं नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे और ह्यूमन डिजास्टर के टाइम पे, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी है, उससे लड़ने के लिए हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। डिजास्टर जब आता है तो लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं होता, तो डिजास्टर से पहले हम लोग क्या तैयारी करके रख सकते हैं, डिजास्टर के टाइम पे क्या क्या किया जा सकता है और डिजास्टर के बाद सोसाइटी को वापस नॉर्मल लाइफ में लेकर आने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स उठा सकते हैं। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें प्लान्स दिए गए हैं जिनको आपने सिर्फ प्रैक्टिकली यूज करना है। आप इनको यूज कर सकते हो अपने पर्सनल लेवल पे, ग्रुप के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काम कर सकते हो, गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर काम कर सकते हो। मतलब सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशंस जो है वो इकट्ठे निकाल सकते हैं। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, स्कूल में इसलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चे अपने लेवल पे तैयार हों, प्रॉब्लम से लड़ सके। एक एस्टिमेट आया था जिसमें ये बताया गया था कि 30 लाख के आसपास लोगों ने अपनी जानें गंवाई है नेचुरल और ह्यूमन डिजास्टर्स की वजह से पिछले 20 सालों के अंदर। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे
अर्थक्वेक के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं अर्थक्वेक की तस्वीरें हैं। अर्थ के अंदर ना, धरती के अंदर जब शेकिंग होती है, जैसे ये धरती का लैंड वाला सरफेस है, लैंड के नीचे ना बहुत सारा मॉल्टन लावा है, तो वो जब हिलता है ना, तो आप ये ले लीजिए पानी के अंदर जैसे आपने फोम नहीं होता, फोम रख लो, या हमारे जिसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो वाली अगर हम शीट्स रखते हैं हल्की वाली, तो वो आपस में हिलनी शुरू हो जाएगी जब पानी हिलता है। तो वैसे ही हमारी धरती के ऊपर जो लैंड है वो एक दूसरे से कभी टकराता है, कभी हिलता है, क्योंकि नीचे कोई गतिविधियां हो रही हैं, धरती के नीचे हो रहा है। तो वो जो चीजें धरती के नीचे हो रही हैं वो सरफेस को इम्पैक्ट करती हैं, शेक होती है अर्थ का सरफेस। और ये जो शेकिंग होती है ये कई बार बहुत हल्की सी होती है, हमें पता भी नहीं चलता कितनी इंटेंसिटी पे हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हिलजुल होती है तो उसकी वजह से स्पीड और इंटेंसिटी का पता चल जाता है कि यार कितनी जोर के आ रहा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है लाइफ के अंदर। तो अर्थक्वेक को नापने के लिए दो स्केलों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है रिक्टर स्केल, इसके अंदर पता चलता है इंटेंसिटी, कितना जोर से अर्थ जो है वो हिली है, जोर का पता चलता है। अगर हम ये कहते हैं कि जो अर्थक्वेक है, मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है वो 8 है रिक्टर स्केल के ऊपर, ये ओपन स्केल होता है, मतलब आगे तक लिमिट कोई है नहीं इसकी। इसका मतलब ये है कि जहां पे रिक्टर स्केल ने 4 रीडिंग दी थी उससे तो बहुत भयानक है ना ये 8, मतलब ज्यादा तबाही है। तो जोर का पता चलता है, इंटेंसिटी का पता चलता है अर्थक्वेक की रिक्टर स्केल के साथ। और वैसे ही मर्कली स्केल जो स्केल है उससे पता चलता है लॉस कितना हुआ है अर्थक्वेक की वजह से। अब इसमें जो लॉस की रेंज है वो 1 है, 1 का मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, यहाँ से लेके 12 तक है, मतलब सब कुछ चला गया है। अब मरकरी मैंने याद किया मरने से, तो मतलब लॉस जो है वो मरने से होता है, तो लॉस कितना हुआ है वो मर्करी स्केल के साथ पता चल जाता है। इंटेंसिटी जो है वो रिक्टर स्केल के साथ पता चलती है। अब वापस अर्थक्वेक की तस्वीर आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया अर्थक्वेक होता क्यों है, क्योंकि अर्थ के अंदर मूवमेंट हो रही होती है, वो शिफ्टिंग होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की। जो सरफेस पे प्लेट्स है ना, जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स है या कॉन्टिनेंट्स है, उनको टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हम ये कह सकते हैं। जब शिफ्टिंग होती है उसके अंदर से अर्थ की, उसकी वजह से एक ये ऐसे करके एक जो उसका असर है वो धरती के ऊपर दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं सिस्मिक, अर्थक्वेक से रिलेटेड फोकस बोला जाता है। और जो यहाँ पे जैसे अर्थक्वेक शुरू हुआ ये फोकस हो गया, इस चीज को याद रखना। और जहां आके अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है, धरती के सरफेस के ऊपर इम्पैक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एपी सेंटर जो है वो सरफेस के ऊपर है, बिल्कुल उसके ऊपर होता है, और फोकस जो है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। तो अर्थक्वेक सिर्फ यहाँ पर एपिसेंटर पे नहीं, इसके आसपास के जो एरियाज है उनको भी इम्पैक्ट कर देता है, वहां पे भी अर्थक्वेक के झटके जो है वो महसूस किए जा सकते हैं। और अर्थक्वेक को पढ़ने के लिए जो स्केल हम यूज करते हैं, जो या हम ये कह सकते हैं जो स्टडी होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इसकी जो स्टडी होती है उसको हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं, अर्थक्वेक की स्टडी को। और जो स्केल यूज किया जाता है अर्थक्वेक की रीडिंग करने के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। अब मैंने आपको एक और चीज बतानी है। अगर हम ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हो, ये रिंग ऑफ फायर, ये इंडिया आ जाता है यहाँ पर रशिया के बगल में, और अमेरिका की इस साइड लेफ्ट साइड पे, जिसे हम वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आता है। ये मैप में आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इसके अलावा इंडिया में ये देख सकते हैं, ये हाईलाइटेड एरिया, यहाँ पे हिमालयाज जहां पर है, कश्मीर से लेके वेस्टर्न हिमालयाज जहां पर है, मिडिल हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गंगा प्लेन्स, राजस्थान के एरिया, यहाँ पर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आता है। तो ये वाला एरिया और रिंग ऑफ फायर को आप याद जरूर रखना। तो अर्थक्वेक आज की डेट में बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो चीज हो रही है वो अर्थ के ऊपर तबाही मचा रही है, जिसकी वजह से सिर्फ जानों का नुकसान नहीं हो रहा, रेलवे लाइन तबाह हो जाती है, सड़कें तबाह हो जाती है, डैम्स, ब्रिजेस, हाउसेस, सब कुछ, मतलब इवन बड़े बड़े जो क्रैक्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाई दिया। तो काफी ज्यादा नुकसान होता है, पानी की सप्लाई कट जाती है, जो आमतौर पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस, गैस पाइप, सब अफेक्ट हो जाते हैं, जान माल दोनों का नुकसान होता है। अब अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, अर्थक्वेक कब हो रहा है ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एकदम से आ जाता है अर्थक्वेक, लेकिन उसके बारे में नॉलेज होना कि कौन कौन से क्षेत्र में आ सकता है अर्थक्वेक पहले से, ताकि आप प्रिकॉशंस ले सकें, वो बुरे जो उसके असर होते हैं उसको रोकने में मदद करता है। तो इसीलिए अर्थक्वेक के जो मैनेजमेंट की चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज अर्थक्वेक को लेकर बेसिक चीज, आपको पता है आपका घर जो अर्थक्वेक वाले एरिया में
है। तो आपका जो बिल्डिंग का डिजाइन है, जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग की, वो इस तरीके से होनी चाहिए जब आप अर्थक्वेक वाले एरिया में घर बना रहे हैं कि जो डैमेज है वो कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जापान की बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो वहां पे जो घर है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एकदम से सर के ऊपर ना गिरे और इंश्योर्ड होते हैं, मतलब बिल्डिंग को लॉस हो तो आपका भरपाई उसकी की जा सके। दूसरी चीज, ये बहुत कॉमन बात है कि जब अर्थक्वेक या कोई भी तबाही मचती है तो सब लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पैनिक नहीं करना, दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो इसलिए पैनिक नहीं करना, शांति से काम करना है। शांति से दिमाग लगाओ कि अब क्या किया जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है, चीजों को संभाला जा सकता है। जब अर्थक्वेक आता है तो अगर आप घर के अंदर हैं तो उस टाइम पे इधर उधर भागने की जगह, मान लीजिए कमरे के अंदर है, ठीक है, तो भागने की जगह किसी बेड के नीचे चले जाओ, किसी टेबल के नीचे चले जाओ, ताकि जो दीवार वगैरह अगर ऊपर से गिरती है तो वो आपके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट ना करे। चौथी बात, अगर आप घर के बाहर हो जब अर्थक्वेक आ रहा है तो किसी ओपन ग्राउंड में जाके खड़े हो जाओ, ताकि जो पेड़ वेड़ हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। पांचवी बात, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उनको मेडिकल हेल्प देना, घर में सहायता प्रोवाइड करना, वो सब करना बहुत जरूरी है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि किसी की मौत हो गई है या किसी को इंजरी हुई है, चोट लगी है, बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं कोई, तो फटाफट उस बंदे को आपको कहाँ पर लेके जाना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाना चाहिए। इवन उस टाइम पे सरकार जो है कैंप्स वगैरह भी बना देती है, टेंट वगैरह लगा देती है। तो वहां पर जाने बचाने का काम, और टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइम पे आप मदद कर रहे हो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा होता है कई बार इंसान के पास, इतना भयानक हमला होता है, तो फटाफट आपको काम लेना पड़ता है दिमाग का। प्लस इस टाइम पे आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है, वार्तालाप, कम्युनिकेशन, कई बार वो भी अफेक्ट हो जाते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे, तो उनको फटाफट उनको वापस लेकर आना चाहिए सरकार को। तो मैं ये कहूंगी कि ट्रांसपोर्टेशन और जो कम्युनिकेशन है वो सरकार का काम है। आजकल तो खैर मोबाइल फोन चल पड़े हैं, लेकिन इनको फटाफट आप लोगों को कंप्लेंट करके या कैसे भी ठीक करवाने के अंदर धक्का लगाना चाहिए। अगली बात, आठवीं और सबसे ज्यादा जरूरी, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों को जो बेघर हो गए घर प्रोवाइड करना, लोगों को बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसे कैरी फॉरवर्ड कर सके। अब बात करते हैं जी वॉल्केनिक इरप्शन की। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, वॉल्केनो, ये भी अर्थ के अंदर से ही जो हॉट हॉट चीजें हैं वो निकलती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, रॉक्स का जो धरती के अंदर होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बाहर जो निकल रहा है, ये मोल्टन स्टेट के अंदर निकल रहा है, जिसे हम बोलते हैं एम से मोल्टन, एम से मेल्टेड स्टेट के अंदर बाहर निकलता है। जहां पे अर्थ के कमजोर पार्ट है, मान लीजिए यहाँ अर्थक्वेक आया था तो वो वीक हो गया ना पार्ट, तो वो फटाफट वहां से बाहर निकल जाएगा। तो जहां धरती का वीक पार्ट है, थोड़ा क्रैक आया हुआ है या कुछ और है, तो वहां से जो लावा है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये जो अंदर वाला सामान है लावा, ये जब बाहर आता है मोल्टन फॉर्म के अंदर, उसे हम वॉल्केनो बोलते हैं। सिर्फ जो लावा है वो ही इस टाइम पे बाहर नहीं आता। मैं आपको बता दूं, अगर ये वॉल्केनो है, अगर ये फूट गया है तो इसमें से सिर्फ ये लिक्विड लिक्विड जो लावा होता है वो नहीं बाहर आता, उसके अलावा कुछ गैसेस भी बाहर आती हैं, स्टीम बाहर आती है, कुछ और सब्सटेंसेस भी जो हैं वो बाहर आते हैं, और पिघल के ऐसे करके या तो बहुत जोर के बूम करके इरप्शन होता है, या मोल्टन लावा साइड साइड से पिघल कर दूर दूर तक चला जाता है। तो ये जो लावा है जो पतला होता है, जैसे पानी की फॉर्म का होता है, आप कह सकते हैं फ्रूटी जैसा होता है, वो खुद चल चलकर बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर लेता है। लेकिन अगर ये लावा जो है वो थिक है, मतलब थोड़ा आप कह सकते हैं तेल जैसी कंसिस्टेंसी है, या थिक हम ये कह सकते हैं मॉइस्चराइजर होता है जो स्किन के ऊपर मेल्ट नहीं करता, वैसी कंसिस्टेंसी है, तो वो यहीं पे आसपास ही जहां से ये वॉल्केनो फटता है वहीं पे मेल्ट हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। तो थिन और थिक मैं उम्मीद करती हूँ लावा के बारे में आपको पता चल गया है। अब ये जो मुंह होता है ना, इसका माउथ होता है, उसे हम वेंट बोलते हैं, वॉल्केनो का वेंट बोला जाता है उसे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी। तो मान लीजिए ये वॉल्केनो है, अर्थ के अंदर से कुछ निकल रहा है, ये जो अर्थ के अंदर जब होता है ना उसे हम मैग्मा बोलते हैं। जब अर्थ से बाहर आ जाता है, ठीक है, या मुंह तक पहुंच गया, उसे हम तब लावा बोलते हैं। तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है ये भी सबसे ज्यादा जो आम जहां पे दिखाई देती है, मैं बोल सकती हूँ रिंग ऑफ फायर में दिखाई देती है, पैसिफिक ओशन जो है वहां पर दिखाई देती है,
क्योंकि वहां पे वीक पॉइंट है, वहां अर्थक्वेक भी आते हैं सबसे ज्यादा, तो मीलों तक जाके ये तबाही मचा देते हैं आसपास के एरियाज के अंदर। अब यहाँ पर वॉल्केनो के बारे में मैं आपको कोई चीज बताना चाहती हूँ। वॉल्केनो जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो जो कंटिन्यूसली फट ही रहे हैं, एक्टिव है, उनको हम एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं। जो काफी सालों से नहीं फटे, उसकी वजह से वहां पर पानी इकट्ठा हो गया या कुछ और है, बट कोशिश ये है कि ये फटे ना, लेकिन कुछ सालों बाद, 8, 10, 20 सालों बाद हो सकता है कभी ना कभी फटे हो। रिसेंट पास्ट में फटने बंद हुए। एक्टिव तो हमेशा फटते ही रहते हैं, लेकिन डोरमेंट में थोड़े शांत हो गए हैं। और एक होता है एक्सटिंक्ट, मतलब किसी टाइम पे फटे थे, अब 100-200 साल हो गए हैं, अब ये नहीं फट रहे। तो जो लावा है वो अलग अलग टाइम पे इन वॉल्केनो से निकलता है। जो डोरमेंट वाला है वो काफी टाइम हो गया शांत है, एक्टिव नहीं हुआ अभी पास्ट के अंदर, पर हुआ था, मतलब हम ये कह सकते हैं। एक्सटेंट जो है उसमें निशान तो हैं वॉल्केनो के, लेकिन अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है हिस्ट्री के अंदर कि यार कब लास्ट फटा था। तो सबसे ज्यादा जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है, जैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ये रिंग ऑफ फायर की, वहां पर ही सबसे ज्यादा वॉल्केनो जो है वहां पर फटते हैं। सबसे ज्यादा यहीं पे जान माल का नुकसान होता है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का लाइफ का नुकसान होता है, बहुत बड़े बड़े एरियाज को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैक्सिको की, एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। तो मैक्सिको में वोल्केनो फटा था 1943 के अंदर, जिसमें जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था ना, कितना एरिया कवर किया था, 750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया था इसने। तो यही बताया जाता है कि वॉल्केनो से प्रोटेक्शन कैसे ली जा सकती है, कि वॉल्केनो जहां पे फट रहे हैं उसके आसपास पहली बात तो घर बनाओ ही ना। अगर आपको साइंस थोड़े थोड़े भी दिखाई दे रहे हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है, जितना दूर हो सके उस एरिया से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके ट्रांसपोर्टेशन यूज करके वहां से जाओ। सरकार का तो काम बनता ही है कि सब लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना अगर किसी को एक्सीडेंट होता है उसके चलते। चलिए, वॉल्केनिक इरप्शन की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अगला है सुनामी। अब ये सुनामी कैसे फटता है, देखो ये ओशन है, जैसे अर्थ के ऊपर ये लैंड है, यहाँ मैं पेड़ बना देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। अब सुनामी कैसे आ रहा है, ये वेव्स चल रही हैं आराम आराम से अर्थ के अंदर, समुद्र की तट अंदर, हम ये कहेंगे कुछ हिलजुल होती है प्लेट्स की, जिसकी वजह से जो वेव्स हैं वो हिलना शुरू करती है और बहुत स्पीड पे आ रही होती है और पूरा एरिया ऐसे करके कवर कर लेती है। वो अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, नीचे से कुछ वॉल्केनो फट रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, पर ये वाटर की साइड पे होता है। तो हम ये कहेंगे सुनामी जो है बहुत बड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं ये सी की वेव होती है, जो अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है पानी के अंदर। और पानी के अंदर ना पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स की वजह से हो सकता है, वॉल्केनो की वजह से हो सकता है। मतलब सी के जो रिलीफ, जो ढांचे हैं उसके अंदर शेकिंग होती है, जिसकी वजह से वेव्स ओरिजिनेट करती हैं और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं। जो सुनामी है जो लास्ट आई थी, अगर आपको पता हो, दिसंबर 26 को 2004 के आसपास, जिसमें 11 कंट्रीज, हमारे इंडिया को भी अफेक्ट किया था, वहां पर आई थी साउथ ईस्ट एशिया के। तो ये जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का, मैं मैप में दिखा देती हूँ, यहाँ पर बहुत भयंकर सुनामी आई थी 2004 में, इंडियन ओशन के ऊपर भी अफेक्ट किया था। अराउंड 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, बहुत लोग बेघर हो गए थे इसके चलते, जान माल सबका नुकसान हुआ था। अब सुनामी से प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, पहला बात तो ये, जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो समुद्र के पास मत जाओ। जो शिप्स हैं, जो मछुआरे हैं, फटाफट उनको वापस पोर्ट पे आ जाना चाहिए। सुनामी के टाइम पे फिशरमैन को भी मछली पकड़ने नहीं जाना चाहिए। जो लोग सुनामी वाले एरिया के आसपास रह रहे हैं उनको थोड़ा घर जो है वो छोड़ के निकल जाना चाहिए और हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि सुनामी कभी भी आ सकती है। अगर बहुत तेज आती है कोस्टल एरिया के ऊपर तो लोगों को फटाफट सेफ जगह पर जाना चाहिए अपने आप को। और गवर्नमेंट का तो काम बनता ही है कि लोग जो इससे जूझ रहे हैं उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करना, उनकी हेल्प करना जो प्रॉब्लम में है। अब बात करते हैं फ्लड्स की। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, बाढ़ आई थी अभी रिसेंट में, जब इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है तब भी बाढ़ आ जाती है, फ्लड जिसे हम बोलते हैं। या जब नदी की जो पानी कैरी करने की जो कैपेसिटी है उसमें उससे ज्यादा पानी आ जाता है, मान लीजिए पीछे से डैम टूट गया, या फिर आप कह लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो वो आसपास के एरिया को भी लपेट देता है पानी के अंदर। तो ये जो कंडीशन जिसमें ज्यादा पानी हो जाता है उसको हम फ्लड बोलते हैं, जिससे जान माल का खतरा होता है। कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो, एक हो सकता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई। दूसरा ये है कि इंडिया है, इंडिया में ना यहाँ पर साइक्लोन होते हैं उड़ीसा वगैरह के आसपास, मतलब पानी से उठकर जो लहरें हैं, एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है गोल गोल घूमती हुई पानी की, वो
लैंड के ऊपर आ जाती हैं, उसे हम साइक्लोन्स बोलते हैं। उसकी वजह से जो साइक्लोन्स आते हैं उसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं, बादल फटने की वजह से आ सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, पानी का निकास सही तरीके से नहीं हो रहा, पानी खड़ा हो गया, उसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। या फिर आप ये कहिए कि ये मान लीजिए नदी है, नदी में नीचे इतनी ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हो गई है, ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हो गई है कि जो पानी का लेवल है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, और जब वो ऊपर बढ़ जाएगा तो ये बैरियर क्रॉस करके वो आसपास के एरिया को अफेक्ट करेगा। तो सैंड सिल्ट बहुत ज्यादा जब इकट्ठी हो जाती है रिवर्स में, स्ट्रीम्स के अंदर, उसकी वजह से भी फ्लड्स आते हैं, डैम्स के टूटने से भी आते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो किसी नदी के आसपास घर, ठीक है, तो जब कंस्ट्रक्शन होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की उन एरियाज में, वो भी रिवर के कोर्स को अफेक्ट करती ही करती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। तो ये बताया गया जो साउथ एशिया है, जो मैंने मैप में आप लोगों को अभी दिखाया, मैप में आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो साउथ एशिया है, ये वाला एरिया जिसमें इंडिया आ जाता है, साउथ एशिया के अंदर ज्यादातर फ्लड्स आते हैं। जैसे चाइना, बांग्लादेश, इंडिया की बात की जाए, कॉमन है फ्लड्स आना, यहाँ पर जान माल का नुकसान होना, लोग बहुत बुरे तरीके से, फ्लड्स जब आते हैं बीमारियां भी फैलती है, मच्छर वगैरह सब कुछ फैलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फ्लड से अपना बचाव कैसे किया जाए, जैसे अर्थक्वेक से किया था। पहली बात, जो लोग फ्लड वाले एरिया में हैं, अगर उनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब वेदर वाले जो डिपार्टमेंट है, वो टाइम टू टाइम ना आपको रिपोर्ट दे देते हैं। आजकल मैसेजेस आने शुरू हो गए कि इन इन एरियाज में बारिश होने वाली है, देख के बाहर निकलना। अगर मेट्रोलॉजिकल एरियाज वाले जो है आपको सूचना दे रहे हैं, खतरे की सूचना है, तो फटाफट पहली बात तो उनकी एडवाइस सुन के किसी सेफ जगह पे पहुंच जाओ, अपनी भेड़ बकरियां भी वहां से लेकर निकल जाओ। पहला तो ये है कि उनकी एडवाइस सुनो। दूसरी बात, मान लीजिए फ्लड आ गया है, फ्लड के टाइम में फटाफट वहां से निकलो, क्योंकि एकदम से पानी नहीं आएगा, बढ़ता जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, और उस टाइम पे आपको किसी हाइयर जगह पे जाकर, मतलब छत पे चले जाओ उस टाइम पे, ऊपर हाइट पे जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नीचे ना कुछ भी हो सकता है, पानी के अंदर कीड़े, कुछ भी, कोई चोट लग सकती है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी चीज, इस टाइम पे पानी की प्रॉब्लम होती है तो हमेशा बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए, H2O बॉइल करके पीना चाहिए। जो लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं ना, जनरली उनकी हेल्प की जाती है, आर्मी आती है, हेलीकॉप्टर आती है। शायद आपने देखा होगा पंजाब में भी 2023 के अंदर जब फ्लड्स हो गए थे, तो उनकी मदद करने बोट्स आई थी, आर्मी आई थी। अगर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पांचवी ड्यूटी ये हो जाती है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों को खाना प्रोवाइड करना, लोगों को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। छठवीं बात ये कि गवर्नमेंट को उन लोगों को घर भी प्रोवाइड करने चाहिए जिनके घर जो है तबाह हो गए हैं फ्लड्स की वजह से। सातवीं बात ये कि मेडिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे, पानी का निकास एकदम से नहीं होता, तो बार बार अलग अलग किस्म की बीमारियां, एपिडेमिक फैलते हैं, बहुत बड़े स्केल पे लोगों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो उसका ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि सरकार उसका ध्यान रखे। और प्लस हम सिटीजन्स की ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि दूसरे लोगों की हेल्प करना, पीपल, बाकी अदर पीपल की क्या करना, मदद करना, प्यार से रहना, जो खुद इफेक्ट हुए। अब बात करते हैं साइक्लोन्स की। तो ये साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन होते हैं तूफान, जो बड़ी तेजी से, जो विंड्स जो है जब वो चल रही होती हैं, उनकी स्पीड होती है 63 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा भी हो सकती है स्पीड। तो ये क्या होता है, ये उन एरियाज में प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम बोलते हैं लो प्रेशर विंड्स। लो प्रेशर की वजह से, यहाँ पर लो प्रेशर है, मान लीजिए प्रेशर लो का मतलब यहाँ टेम्परेचर एकदम से पानी का बहुत ज्यादा हो गया, ये वाला एरिया का, ठीक है। आसपास के एरिया का जो प्रेशर है वो हाई है, तो क्या होता है, हाई प्रेशर वाली विंड जो है गोल गोल घूमती घूमती लो प्रेशर के पास जाने की कोशिश करती है, और वो घूमती घूमती यहाँ से आती आती इस तरीके से गोल गोल लैंड के ऊपर आ जाती है। अब ये होते कहाँ पर है सबसे ज्यादा, साइक्लोन्स कहाँ पे असर करते हैं? ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। इक्वेटर से हम ये कह सकते हैं 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, ये वाला यहाँ, और वैसे यहाँ पर नीचे 5 से लेकर 20 डिग्री, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर के बीच में सबसे ज्यादा आपको ये साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो है, ये लो प्रेशर जो है विंड्स का, उसकी वजह से पैदा होते हैं। इक्वेटर के
5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे और वहां से 20 डिग्री तक फैलाए जाते हैं। तो ये वाले एरिया में जो साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया के आसपास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शायद आपको पता होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ में होता है। तो इनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। जो स्पीड है साइक्लोन की कई बार 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो जाती है। बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, आसपास के एरिया को पानी में जकड़ ही लेता है एक तरीके से। टेलीफोन लाइन, बिजली, सब कुछ जो रास्ते में आता है सब अपरूट हो जाता है। ट्रीज, पेड़ पौधे कुछ नहीं छोड़ते, सब सब सड़कों की तबाही, झोंपड़ियां वगैरह सब कुछ, बिल्डिंग्स कमजोर हो जाती है, शिप्स, बोट भी अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी से ओरिजिनेट करता हुआ ये लैंड की तरफ को आता है। इंसान तो छोड़ो, भेड़ बकरियां भी इसके रगड़े में आ जाती हैं, बहुत सारों की मौत हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, इसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जो साइक्लोन्स है ना, इनके ना अलग अलग नाम है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइक्लोन को जो हम अलग अलग नामों से जानते हैं वो क्या क्या नाम है, सो दैट आपको पता चल जाए। देखो, फॉर एग्जाम्पल हरिकेन्स बोला जाता है इसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर। आपको पता है नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है? नहीं पता तो मैं अभी मैप में आपको दिखा देती हूँ। नॉर्थ अमेरिका ये वाला, यहाँ पर हरिकेन्स बोला जाता है, यूरिकेन्स भी बोलते हैं कुछ लोग। ये वाला जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का एरिया जो है, यहाँ पर इसको बोला जाता है टाइफून्स। ठीक है, उसके अलावा इंडिया के अंदर इसको स्टॉर्म्स भी बोला जाता है, साइक्लोन्स भी बोला जाता है, या व्हर्लविंड्स भी बोला जाता है। ये नाम याद कर लेना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है। अब बात करते हैं साइक्लोन से अपने आप का बचाव कैसे किया जा सके, उसके क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला, साइक्लोन्स को रोकना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इसके बुरे असर से बचाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। पहली बात इसमें, जहां पर आपको पता है साइक्लोन सबसे ज्यादा आता है, वहां पे जो मिट्टी के घर होते हैं, जो हट्स होती हैं, वो बिल्कुल समुद्र के पास नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल लोग समुद्र की बिल्कुल पास बना लेते हैं, वहां पर मत बनाओ ना, क्योंकि आपको पता है तबाही मचेगी मचेगी। दूसरी बात, जो साइक्लोन जब आता है उस टाइम पे लोग कहाँ जाएं? तो उस टाइम पे अपने आप को पनाह देने के लिए बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं या स्कूल की पक्की इमारतें होती हैं, वहां पर चले जाना चाहिए, वहां शेल्टर लेना चाहिए। तीसरी बात, जब साइक्लोन आता है उस टाइम पे शिप्स, बोट्स वगैरह जो पानी में जो भी हैं उनको वापस मतलब तट पे आ जाना चाहिए, ओशन में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये बात बताई गई है कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो साइक्लोन वाले एरिया में बिल्डिंग्स बनाई जाती है, वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि वो विंड्स की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सके, या हम ये कहते हैं कि उसको बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। पांचवी चीज ये है कि यहाँ पर भी क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। तो फ्लड से जो बचने के लिए तरीके हम स्टेप्स लेते हैं जो हमने पढ़े हैं, वो यहाँ पर अपनाने चाहिए। इनफैक्ट इससे बचने का तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं क्या है, क्योंकि इतनी तेज से स्पीड आती है विंड्स की कि ओशन के बिल्कुल साइड पे आप ट्रीज लगा दो ना, लाइन से प्लांट कर दो, जहां से जो साइक्लोन की स्पीड है कम से कम वो तो कम हो जाए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो भी इंफॉर्मेशन सरकार की साइड से मिल रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार एक साइक्लोन की विंड आई, फिर दोबारा आ रही है, लोग वापस घरों में चले जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी नजर रखना, कान खड़े रखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अलग अलग सोर्सेज से टाइम टू टाइम जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो पता करते रहो, और गवर्नमेंट को अगेन इस टाइम पे लोगों की मदद करना उनका फर्ज बनता है। अब बात करते हैं जी लैंडस्लाइड्स की। तो मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ लैंडस्लाइड किस तरीके से होती है, शायद आप लोगों ने देखा हो। ये लैंडस्लाइड है, पहाड़ों में पत्थर फिसल रहे हैं, सॉइल फिसल रही है, नीचे आ रहा है, सामान नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे ही आएगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, नीचे लेकर आता है चीजों को, उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। एकदम स्पीड से चीजें जो है वो नीचे आती हैं, और अगर ढलान जो है वो बहुत तीखी है, मतलब ऐसे करके है, तो फिर तो डैमेज के ज्यादा चांसेस। अगर ढलान थोड़ी कम स्टीप है, तीखी कम है, तो फिर भी चांसेस कम है कि नुकसान जो है वो कम होगा। तो जब स्लोप जो है वो स्टीपर होती है, स्टीपर मतलब बिल्कुल तीखी होती है, तो लैंडस्लाइड की जो स्पीड होती है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब क्या कारण है कि एकदम से धरती का सामान नीचे आ रहा है? क्योंकि धरती के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट्स हो रही है।
बारिशों की वजह से हो सकता है, वहां पर मतलब कुछ हिला है, बारिश की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है, वहां पर लोग खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, अर्थक्वेक आया है। तो जो लैंड है, और नहीं तो लोग पेड़ काटते रहते हैं। तो भाई पेड़ तो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ना, चीजों को रास्ते में रोक के रखते हैं। तुम पेड़ ही काट रहे हो, बिल्डिंगें बना रहे हो। कितने केसेस आए हैं हिमाचल की न्यूज के कि लैंडस्लाइड्स की वजह से गांव के गांव उड़ चुके हैं। तो बहुत सारे एरिया जो है अर्थ के ऊपर लैंडस्लाइड से प्रोन है। इस लैंडस्लाइड्स की वजह से रास्ते में जो कुछ भी पेड़ सड़कें आती हैं सब डैमेज हो जाता है नीचे तक। अगर सड़क चल रही है तो वो ये थोड़ी देखेंगे कि सड़क पे वाहन चल रहे हैं, वो सब डैमेज हो जाता है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए यही चीजें हमें अपने आनी चाहिए कि जहां हमें पता है लैंडस्लाइड आते हैं वहां पे बिल्डिंग्स मत कंस्ट्रक्ट करो। जो स्लोप्स बिल्कुल खाली, अब ये देख रहे हो ये वाला पैच बिल्कुल खाली है, पैच कोई पेड़ नहीं है, वहां पर पेड़ काटने बंद करो, बल्कि पेड़ लगाने शुरू करो। प्लस कई बार एकदम से बारिश आती है, बहाव जो है पानी का, रनिंग वाटर का, वो एकदम से तेज हो जाता है, तो और कंटिन्यूसली जो चीजें हैं वो पहाड़ से नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि रनिंग वाटर का जो एक तरीका है कि ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए पहाड़ों में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी, वो इतनी फ्लेक्सिबल तरीके से फिट की जानी चाहिए, अंडरग्राउंड होनी चाहिए, ताकि ऊपर से अगर कोई चीज जा रही है तो वो सब तबाही ना मचाई जा सके और इमरजेंसी हेल्प के लिए लोगों को बुलाया जा सके। इसके अलावा आप यहाँ पर पेड़ लगा दो ना, वो तो कुछ ना कुछ रोकेंगे ना लैंडस्लाइड को। पहाड़ों की साइड पे हमें ये बोलना चाहिए कि जैसे ये पहाड़ है, सड़क है यहाँ पर, तो साइड पे रेलिंग लगा दो, ताकि रेलिंग्स कुछ तो रोक सके, सीधा सामान यहाँ से निकल कर सड़क के ऊपर आके इम्पैक्ट तो ना करे, ताकि उसका इम्पैक्ट मिनिमम हो सके। अब बताती हूँ एवलांचे। एवलांचे क्या होता है, बर्फ, स्नो जो है एकदम से नीचे आ जाती है और वही काम करती है जो लैंडस्लाइड्स करती हैं। रोड्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल, सबको डैमेज होता है, लाइफ को डैमेज होता है। फ्रेश स्नोफॉल हो रही है और एकदम से बर्फ जो है खिसकती हुई पहाड़ों से नीचे आ रही है, मेल्ट होके पूरे के पूरे गत्थे ग्लेशियर्स के मेल्ट होके नीचे आ रहे हैं, उसे एवलांचे बोलते हैं। अब इससे प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है? पहली बात तो ये कि अगर आपको इसकी नॉलेज है एवलांचे की, तभी आप अपने आप को, अपनी नॉलेज यूज करके इसको बचा सकते हो अपने आप को। जितने ज्यादा फॉरेस्ट, पेड़ होंगे उस एरिया के अंदर, उतनी ज्यादा वेजिटेशन जितनी होगी, एवलांचे की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पेड़ वगैरह हैं, नेचुरल जो चीजें हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं, इसकी स्पीड रोक सकती हैं, काट सकती हैं। अगर यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करोगे, आपको पता है जी यहाँ से तो रोज ही मिट्टी या साथ में बर्फ जो है वो नीचे आ रही है, वहां पे कंस्ट्रक्शन करोगे तो फिर तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक से करनी चाहिए, क्योंकि एवलांचे का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज करना चाहते हो। प्लस एवलांचे की वजह से हमें पता है ट्रैफिक का जो फ्लो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो ऐसे चीजें होती हैं वो ध्यान से, सड़क कहाँ बनानी है, क्या करना है, वो ध्यान रखना चाहिए। लोगों को ऐसी रिस्की पोजीशन में नहीं जाना चाहिए कि चलो एवलांचे हो रहा है, मतलब वहां पे बर्फ गिर रही है, फिर क्या हो गया, हम तो लड़ लेंगे, ऐसा नहीं। और गवर्नमेंट को तो स्टेप्स लेने ही चाहिए कि जो लोग उसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, आसपास के एरियाज में, पहाड़ों में लोग रहते हैं जहां बर्फ पड़ रही है, उनकी मदद की जाए, उनको पनाह दी जाए, मेडिकल एड, शेल्टर दिया जाए। अब बात करते हैं ड्रॉट की। तो आपने ये तस्वीर देखी है ड्रॉट की, जब सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कैटल, भेड़ बकरियां, इंसानों पे असर पड़ता है, खास तौर पे क्रॉप्स के ऊपर असर पड़ता है, उसे हम ड्रॉट बोलते हैं, सूखा पड़ जाना। दुनिया में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर रिवर्स में पानी की कमी हो रही है, झरनों में पानी की कमी हो रही है, पानी तो कम होता जा रहा है, रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं आती तो सूखे की कंडीशंस आ जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप का फेलियर हो जाता है, बारिश नहीं आ पाती, भेड़ बकरियां मरना शुरू कर जाती हैं, क्योंकि पानी ही नहीं है ना। फार्मर्स जो है वो कमिट करते हैं सुसाइड, क्योंकि वो इस स्थिति से कैसे लड़े। तो जो ड्रॉट है वो क्या है, उससे हमें कैसे लड़ना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। सबसे पहला आपने ड्रॉट की फोटो देख ली कि क्या है। पहली बात ये, सबसे पहली चीज, वाटर को सेव करो, हमेशा ध्यान से यूज करो, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए पानी को वेस्ट मत करो। सेकंड, जितना हो सके उतने ट्रीज लगाओ, क्योंकि ट्रीज की वजह से बारिश आती है, रेन आती है, काटो मत, लगाओ। तीसरी बात, जहां पर ड्रॉट वाली कंडीशंस है, मतलब वहां पर पानी की कमी है, वहां पर वो वाली फसलें उगानी चाहिए जिनको कम पानी की जरूरत होती है, जैसे मेज हो गए, मिलेट्स हो गए, दालें हो गई, जिन्हें हम पल्सेस बोलते हैं, ये सब उग जाता है वहां पर। चौथी बात, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए लोगों को पानी प्रोवाइड करने में, पाइपलाइंस लगाई जानी चाहिए ताकि लोगों को, भेड़ बकरियों को पानी पहुंचाया जा सके।
उसके अलावा जहां पर ड्रॉट है वहां पर पानी को स्टोर करने की सुविधाएं होनी चाहिए, टैंक्स बनाए जाने चाहिए, जैसे डैम्स बनाए जाने चाहिए। अभी भाखड़ा नंगल डैम जो है वो राजस्थान तक को पानी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वो सूखा एरिया है, बट हो रहा है ना। और उसके अलावा फिर वही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो लोग हैं, जो ड्रॉट पीड़ित लोग हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए ताकि वो एग्रीकल्चर में ग्रो कर सके, अपनी जिंदगी आम तरीके से जी सके। वो सब तरीकों का या वो सब तरीके अडॉप्ट करने चाहिए सरकार। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर्स की, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैन मेड डिजास्टर जो डायरेक्टली इंसान की वजह से होते हैं या इनडायरेक्टली इंसान कुछ हरकत कर देता है और फिर वो हो जाते हैं। जैसे इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, पर इंडस्ट्री बनाई तो इंसान ने है ना, वहां पे कोई एक्सीडेंट, मशीन का पार्ट चलना बंद हो गया, प्रॉब्लम होगी, बट नुकसान तो इंसान को हो रहा है ना। अब बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हो, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो ये मैन मेड डिजास्टर्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान ही क्रिएट करता है, और उसको पता होता है, कई बार नहीं पता होता कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व जो है आराम से किया जा सकता है, लेकिन नहीं, लोग नहीं मानते। तो इनको कैसे टैकल किया जाना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं। आप देख सकते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन, टेरर अटैक की। बॉम्ब्स जो हैं वो बनाए गए थे कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे को अटैक से बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कंट्री के अंदर ही तबाही मचा रहे हैं। टेररिस्ट ग्रुप ऐसे हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देश है उसकी शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी चलते बहुत सारी मासूम जानें चली जाती है बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से। अब बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहा है किसी एरिया में कंट्री के, और वहां पे इतनी डेवलपमेंट हुई है, बिल्डिंग्स खड़ी की हुई है, तो अब ये सोचो ना, एक्सप्लोजन हो गया तो वो डेवलपमेंट तो गई ना, तबाह हो गई ना, कंट्री पीछे चला गया ना तरक्की के क्षेत्र में, क्योंकि वो चीज उसे दोबारा लेकर आनी पड़ेगी। तो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं कंट्री के, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। शायद आपको पता होगा कि सितंबर 11 2001 में ट्विन टावर्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, पेंटागन सिटीज के अंदर यूएसए की अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था। तो आप लोगों को ये दो नाम जो हैं अच्छे से याद करने पड़ेंगे। टेररिस्ट अटैक्स इन न्यूयॉर्क एंड पेंटागन सिटीज ऑफ यूएसए 2001 के अंदर 11 सितंबर को हुआ था। अब इनसे आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो? पहली बात तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन चीजों को सॉल्व करने के लिए कि लोगों में आक्रोश ना बने। दूसरी बात, कोई भी ऐसी चीज आप देखते हो जिसका आपको टेंशन हो जाती है कि यार ये किसी की नहीं है सामान, ठीक है ना, तो वो फटाफट वो बॉम्ब हो सकता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। कई लोग ऐसी मार्केट में जाते हैं बैग लेके और दुकानदार से बैग बात करनी शुरू करते हैं और बैग को नीचे से ही खिसका देते हैं अंदर और बाद में वहां से निकल जाते हैं, वो बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाता है। तो जब भी आप अनक्लेम कोई चीज देखते हो, रेलवे स्टेशन पे अलाउड ही नहीं है, बोला गया है कि इतने टाइम के अंदर अंदर अगर ये चीज किसी ने नहीं उठाई तो पुलिस उठा के ले जाती है। वैसे ही जब बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, टेरर अटैक होता है, उस टाइम पे पैनिक हो जाता है, और जो टेररिस्ट है वो तो चाहते ही हैं कि इस तरीके की स्थिति बने। हमें हैंडल दिमाग से करना है, तो थोड़ा सा शांत रहना, दिमाग यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है वो पूरी विजिल के ऊपर होते हैं, मतलब वो देखते हैं उसके बाद एक बॉम्ब दूसरा बॉम्ब अटैक तो नहीं हो रहा, सुपरविजन की जाती है। तो हमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए। एकदम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये करना है, वो सब नहीं, पुलिस को काम करने देना चाहिए। जो लोग जख्मी है उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना चाहिए, हफरी तफरी में ये ना हो कि एक और एक्सीडेंट हो जाए। अब बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ वाटर डैम्स। वाटर का जो डैम है वो कई बार तबाह हो जाता है। ये देखो, बांध टूट गया या कुछ और हो गया, उसकी वजह से एकदम से बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में पानी जो है उसका बहाव निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड की सिचुएशन भी आ जाती है। और ये कितना बहाव हो रहा है वो डिपेंड करता है डैम का साइज कितना था, जिसकी वजह से इंसानों की जो जिंदगी है वो तो चलो चिक्की पे टांगी जाती है। तो अरेंजमेंट्स इस तरीके के करने चाहिए कि डैम के आसपास ज्यादा घर नहीं है। अगर भाखड़ा नंगल की भी बात की जाए तो वहां पे जो काम करते हैं लोग, उनका भी 20-25 किलोमीटर दूर एरिया है जहां वो रहते हैं, बिल्कुल डैम के पास नहीं रहते। तो प्रॉपर्टी जो है वो मेन प्रायोरिटी नहीं है सरकार की, बट हमें कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करनी चाहिए जो डैम के पास ना हो। अब बात करते हैं, ये देखिए, पॉइजनस सब्सटेंसेस जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की वजह से रिलीज होते हैं, मशीनों की वजह से इतने केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो आग पकड़ लेते हैं, जहरीली गैसें यूज की जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जब इन चीजों से आप डील कर रहे हो, पहली बात तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको ध्यान से डील करो।
और इस टाइम पे ऐसा होता है जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है सिचुएशन को हैंडल करना। जैसे भोपाल गैस लीक जो हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कहां पर हुआ था और कौन सी कंपनी एसोसिएटेड थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रात को हजारों की गिनती के अंदर जो लोग हैं वो मौत के घाट उतर गए थे। तो बेसिकली उसमें ये नहीं है कि क्या उस टाइम पे इम्पैक्ट हुआ, बट इतनी जहरीली जो गैसें हैं वो निकली कि बाद में सालों तक अभी भी वहां पर जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के ऊपर गैस का लीकेज हुआ था, मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, कि अभी तक वो बीमारियों से जूझ रहे हैं क्योंकि इतने जहरीले पॉइजनस सब्सटेंसेस निकले थे। कई बार जो फायर है वो सिलेंडर बर्स्ट हो गया फैक्ट्री के अंदर, उसकी वजह से भी लग जाती है आग। तो इंडस्ट्रियल अरेंजमेंट इक्विपमेंट ठीक से होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए जो आग बुझाने के काम आते हैं। फटाफट जब एक्सीडेंट होता है अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए कि वर्कर्स को बाहर निकालो, पैनिक की स्थिति नहीं क्रिएट करनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स का यूज करना चाहिए, जो लोग जख्मी हैं उनको मेडिकल हेल्प देनी चाहिए विदाउट डिले। एम्प्लॉइज जो है फैक्ट्रीज में वो इंश्योर्ड होने चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी भरपाई उन लोगों को मिल जाए, क्योंकि उनकी गलती थोड़ी है यार ये जो हो रहा है। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा लोगों को हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। वैसे ही एपिडेमिक एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स, जब बहुत बीमारी फैल जाती है, जैसे रिसेंट में कोरोना आया था, जब बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाते हैं उसे हम एपिडेमिक बोलते हैं। जैसे कॉलरा हो जाता है, डेंगू का बुखार, येलो फीवर, डायरिया, ठीक है, ये बिग डिजास्टर है, एपिडेमिक बोला जाता है। और इनका जो कारण है वो एक लोग तक सीमित नहीं रहता, वो आगे तक जाती है, ट्रेन चलती है, एकदम से स्प्रेड हो जाता है। बेशक उसी टाइम पे ना हो, लेकिन अगर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो ये फैल जाता है। और ये ज्यादातर तभी होता है जब मच्छर वगैरह, कीटाणु वगैरह, पोल्यूशन होता है, उन सब कारणों की वजह से एपिडेमिक फैलता है। एड्स भी एक बहुत भयानक बीमारी है। आपको पता है एड्स शुरू कहाँ से हुआ था? मंकी से शुरू हुआ था अफ्रीका के अंदर, लेकिन आज की डेट में तो बहुत इंसानों को अफेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो हमें इन सब बीमारियों से, एपिडेमिक से जूझने के लिए अपने आप को बचाने की जरूरत है, जिसके लिए पानी फ्रेश होना चाहिए, वाटर अच्छा, एयर फ्रेश होनी चाहिए, आसपास का एरिया साफ होना चाहिए, मच्छर वगैरह नहीं काटे, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, डॉक्टर्स की टीम, हॉस्पिटल्स पूरे स्विंग में काम कर रहे होने चाहिए। जो स्लम्स है, जहाँ झोपड़ियां हैं, वहां कई बार गंदगी हो जाती है, लोगों को जल्दी बीमारियां पकड़ती है और वो फिर जल्दी जहां जहां काम करने जाते हैं वहां वहां फैल जाती है। तो उनका चेकअप होना बहुत जरूरी है। विलेजेस में भी जो लोग रहते हैं उनका चेकअप होना जरूरी है। शायद आपके स्कूल में भी मेडिकल टीम्स आती होंगी चेकअप करने के लिए कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स टाइम टू टाइम लेने बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बीमारी हाथ से बाहर ना चली जाए। अब मैं बताना चाहती हूँ कि डिजास्टर को मैनेज करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं, जहाँ स्टडी की जाती है, डेवलपमेंट होती है कि कैसे इनसे जूझना है। जैसे मैं नाम पढ़ के बता देती हूँ। सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली के अंदर है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी न्यू दिल्ली में। इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, आईआईटी कानपुर यूपी में है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल मध्य प्रदेश में। डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद गुजरात में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर। जॉइंट असिस्टेंट सेंटर गुड़गांव हरियाणा में है। नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र में है। इग्नू का नाम आपने सुना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन में भी काम आता है, घर बैठ के पढ़ाई की जा सकती है, वो है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जो कंडक्ट करती है बहुत कोर्सेज डिजास्टर मैनेजमेंट पे। वैसे ही जो सीबीएसई है वो भी एक इंस्टीट्यूट है जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो वहां पे भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है बड़ी क्लासेस के अंदर कि कैसे जो परिस्थितियां उनको कंट्रोल में लेकर आना है और कैसे इन डिजास्टर्स को हैंडल करना है, डील करना है। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।